हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर प्रसाद इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स सेक्शन का पहला चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का चौथा वीडियो है। जो छात्र इसके पूर्व के वीडियो को नहीं देख पाए हैं वह अवश्य देख लें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो लेंस से संबंधित है। और लेंस के बारे में पिछले वीडियो में आपने जानकारी प्राप्त कर ली है, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया है। अब जो है लेंस में चिन्ह योजना हम पढ़ेंगे कि वस्तु दूरी माइनस होता है कि प्रतिबिंब दूरी प्लस होता है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस होता है कि प्रतिबिंब की गहराई पर प्लस होता है। ऐसे जो है हम कहाँ से दूरी मापेंगे इसको हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में जैसे लेंस में चिन्ह योजना हमारा हेडिंग है कि लेंस में चिन्ह योजना क्या है। तो सबसे पहले जाने, जब दर्पण में आप पढ़े थे चिन्ह योजना बिल्कुल वही है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बस उसको एक बार याद कर लेना है। ये लेंस जो है जो दिखाई दे रहा है एक उत्तल लेंस है, और इसका जो है मध्य बिंदु जो ओ है वो प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर है। और प्रकाशीय केंद्र और मूल बिंदु दोनों एक ही चीज़ है। प्रकाशीय केंद्र को ही हम मूल बिंदु मानते हैं और प्रधान अक्ष को हम एक्स अक्ष मानते हैं, और प्रकाशीय केंद्र से लंबवत जो रेखा है उसको हम वाई अक्ष मानते हैं। अब तो मूल बिंदु से इधर दाहिनी ओर प्लस हो गया, बाईं ओर जाएगा तो माइनस हो गया। मूल बिंदु से या एक अक्ष के ऊपर जाएंगे तो प्लस और नीचे जाएंगे तो माइनस। बस बिल्कुल यही चिन्ह योजना है। याद करने के लिए क्या है, तो लेंस में सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण की दिशा में प्रकाशीय केंद्र से दाईं ओर दूरी धनात्मक मानते हैं, यानी कि यहाँ से जो भी दूरी मापेंगे वह प्लस में होगा। आपतित किरण के विपरीत दिशा में है ना, प्रकाशीय केंद्र से मापी गई दूरी, आपतित किरण अगर ऐसे आ रही है तो इसकी विपरीत दिशा में उल्टा मापे तो वह दूरी ऋणात्मक होगा। आपतित किरण इसलिए माना गया कि लेंस में किरण इधर से भी आ सकता है और इधर से भी आ सकता है, दोनों तरफ से किरण आ सकता है। तो जिधर से किरण आती है उसके विपरीत माप लेंगे तो उसको हम माइनस लिखेंगे, और किरण जिधर जा रही है उधर मापेंगे तो प्लस लेंगे। और वहीं जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई मापना हो या प्रधान अक्ष के ऊपर ऊंचाई मापना हो तो यह ऊपर जो प्लस होगा, जैसे वाई अक्ष में ऊपर प्लस होता है, और नीचे जाएंगे तो यह गहराई जो है माइनस में होगा। बस इतना ही चीज योजना है। तो लेंस में सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है ना। प्रकाश आपतित प्रकाश की दिशा में प्रकाशीय केंद्र से मापी गई दूरी धनात्मक होती है, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में प्रकाशीय केंद्र से मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, और प्रधान अक्ष के ऊपर ऊंचाई धनात्मक और प्रधान अक्ष के नीचे गहराई ऋणात्मक। बस इतना ही है। अब इसके बाद से किरण आरेख की बनावट, यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रश्न पूछ देता है कि यदि वस्तु को लेंस के सामने फोकस और अनंत के बीच रखें, चाहे 2f यानी कि दुगुने फोकस दूरी से अनंत के बीच रखें, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अगर हमको किरण आरेख खींचना आता है, किरण आरेख की बनावट हमको आता है, तो उसका आंसर देने में बहुत आसानी होती है। और किरण आरेख खींचना आप दर्पण में पढ़ चुके हैं, अब लेंस में पढ़िए। थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल लमसम वही है। पहला नियम है कि अगर ये उत्तल लेंस है, ये प्रकाशीय केंद्र हो गया, इसका फोकस हो गया। आप जानते हैं कि लेंस के दो फोकस होते हैं, ठीक है। और प्रधान अक्ष के समानांतर अगर किरण आती है तो जैसे दर्पण में था वैसे लेंस में कि फोकस से होकर अपवर्तित होती है। वही जो है अवतल लेंस में चले और प्रधान अक्ष के समानांतर किरण में है ना, तो ये किरण जो है फोकस के दिशा में अपवर्तित होती है, यानी कि इधर से देखा जाए तो लगेगा कि फोकस से किरण आ रही है। पहला नियम हो गया। समानांतर किरण आएगा तो उत्तल लेंस में फोकस के दिशा में अपवर्तित होगा, अवतल लेंस में
अवतल लेंस में फोकस के दिशा में अपवर्तित होता होगा, प्रतीत होगा। दूसरा है लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरणें बिना विचलित हुए लेंस से बाहर निकल जाती है। ये प्रकाशीय केंद्र है। अगर कोई किरण सीधे प्रकाशीय केंद्र पर आता है तो बिना मुड़े सीधे निकल जाता है। जैसे दर्पण में पढ़े थे, है ना, कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाला किरण पुनः वक्रता केंद्र से लौट जाती है, और इसमें लौटने की बात नहीं है, ये सीधे निकल जाती है, अपवर्तन पड़ रहा है, तो बिना विचलित हुए सीधे जो है निकल जाती है। और अवतल लेंस में वही स्थिति है, प्रकाशीय केंद्र में जाएगा तो इसमें कोई किरण मुड़ने की बात नहीं है, किरण जैसे सीधी रेखा में अपवर्तित हो जाएगी। अब रह गया तीसरा, तो तीसरा यही फिगर बना देते हैं। आइए देखते हैं तीसरा क्या है, इसको मिटा देते हैं, है ना। तीसरा का नियम कहता है कि अगर किरण मुख्य फोकस से होकर आती है, किरण कहाँ से आ रही है, मुख्य फोकस से, जैसे मान लीजिए कि ये किरण ऐसे ये फोकस से होकर लेंस पर जा रही है ना, यहाँ जो है मुख्य फोकस की दिशा में जा रही है, ये मुख्य फोकस हो गया, इस दिशा में किरण बल जा रही है, तो क्या स्थिति होगा, तो मुख्य फोकस से किरण आएगी तो ये किरण जो है समानांतर अपवर्तित होगी, और यहाँ भी यह किरण जो है पाधान अक्ष के समानांतर अपवर्तित होगी। तो वह स्थिति है, मुख्य फोकस के दिशा में आने वाली किरणें पाधान अक्ष के समानांतर अपवर्तित होती है, और अवतल लेंस में भी समानांतर अपवर्तित होती है। बस यही किरण आरेख है। अब आगे हम लोग जो है दूसरा टॉपिक देखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस के सामने भिन्न भिन्न दूरियों पर वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी कि वास्तविक बनेगा, काल्पनिक बनेगा, और प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। तो इन सारे गुणों को पढ़ने के लिए पहले उत्तल लेंस से संबंधित जो विभिन्न पद है उसको जाने। ये उत्तल लेंस है और ये प्रकाशीय केंद्र है, ये फोकस है, और ये 2f लिखा है। 2f है क्या, तो ये 2f जो है फोकस दूरी का दोगुना है, यानी कि यह वक्रता केंद्र है, और इधर भी क्या है, ये वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र को हम लेंस में 2f से लिखते हैं, और एक तो समझ ही रहे हैं कि वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र के बीच है, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो कभी भी ये दूरी आप सेट करें तो जितना दूरी प्रकाशीय केंद्र और फोकस का लें उतना ही दूरी 2f और f के बीच होना चाहिए। जब दूरी बराबर लेंगे तो आपको जो है कभी भी किरण रेखा खींचने में दिक्कत नहीं आएगी, न गलत होगा। अब वस्तु पहले स्थिति में क्या है, तो जब वस्तु अनंत पर स्थित है, अनंत जैसे सूर्य है, तारे हैं, वह अनंत की स्थिति है। तो सूर्य से आने वाली किरणें, तारे से आने वाली किरणें या बहुत दूर स्थित वस्तुओं से आने वाली किरणें हमेशा समानांतर होती है। तो समानांतर किरणें जब आएगी तब पढ़े हैं कि समानांतर किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ मिलती है, तो फोकस पर मिलती है। ये हो गया फोकस पर। अब देखिए प्रतिबिंब फोकस पर, किरणें फोकस पर मिलेगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब तो किरणों के वास्तविक कटान से बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी, तो प्रतिबिंब हो गया वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, कहाँ बन रहा है, तो फोकस पर। और देखिए नीचे वाला किरण ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला किरण नीचे जा रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उल्टा। और देखिए ये सारा किरण एक बिंदु पर बन रहा है, मिल रहा है, तो प्रतिबिंब बिंदुवत या बहुत छोटा करें, बहुत छोटा बनता है। ये होगा स्थिति इसकी। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बिंदुवत बनेगा या बहुत छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। अब आइए दूसरी स्थिति, जब वस्तु अनंत और 2f के बीच हो, तो ये 2f हो गया,
अनंत का मतलब बहुत दूर। तो अनंत और 2f के बीच वस्तु अगर रखना है तो मान लीजिए कि यहाँ अनंत और 2f के बीच एक वस्तु रख दिए। अब इसको दिखाने के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हम दो किरणें खींचेंगे। पहला किरण खींचते हैं समानांतर किरण। समानांतर किरण कुछ नहीं सोचना है, एकदम साधारण नियम है कि समानांतर किरण कहाँ से लौटती है, अतः फोकस से। फोकस से परावर्तित होती है, लौटती नहीं, परावर्तित होती है, अपवर्तित होती है। समानांतर किरण प्रधान इसके समानांतर जाने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। और दूसरा किरण एक प्रकाशीय केंद्र से ले लिया जाए। कहाँ से ले लिए, प्रकाशीय केंद्र से। प्रकाशीय केंद्र सीधे बढ़ाएंगे, यहाँ पर देखिए किरण यहाँ काट रही है, ये प्रतिबिंब आपका बना। अब जो है प्रतिबिंब जो है कहाँ बन रहा है जी, तो 2f और f के बीच। कैसा बन रहा है प्रतिबिंब, वस्तु ऊपर की तरफ है तो प्रतिबिंब नीचे की तरफ है, तो प्रतिबिंब का हो गया उल्टा। इसमें लिखेंगे कि प्रतिबिंब f तथा 2f के बीच कैसा बना, तो उल्टा बना। वस्तु से छोटा, वस्तु से कैसा बना है, छोटा। और वास्तविक कैसा बना, तो वास्तविक। वास्तविक इसलिए कहा गया कि इसको पर्दा पर हम प्राप्त कर सकते हैं, तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक बना। अब आइए तीसरा स्थिति, जब वस्तु 2f पर स्थित है, यानी कि लेंस से दोगुने फोकस दूरी पर यहाँ वस्तु स्थित है। अब इस स्थिति में क्या होगा, ये दूरी अगर समान लिए है तो किरण आरेख खींचने में कहीं दिक्कत नहीं है। दो किरण लीजिए, एक समानांतर किरण लीजिए। समानांतर किरण कहाँ से जाएगी जी, ना तो सीधे फोकस से जाएगी। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जो किरण आरेख का नियम है वो नियम याद है, तीनों को नियम है। समानांतर किरण फोकस से जाएगी और प्रकाशीय केंद्र से किरण कहीं नहीं मुड़ेगा, सीधे निकलेगा, और फोकस से जो किरण जाएगी वो समानांतर जाएगी। ये स्थिति बिल्कुल, ये किरण सीधा कितना है, सीधा खींचेंगे कहीं दिक्कत नहीं जाएगी। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। प्रत्येक किरण को आप स्केल से खींच सकते हैं, स्केल से खींचेंगे तो और गलती की संभावना नहीं रहेगी। और ये प्रकाशीय केंद्र, और ये स्थिति हो गया, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। दोनों किरणें जहाँ काट रही है उसको और इसको खींच देंगे, और इस स्थिति में थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब देखिए कहाँ बन गया, तो 2f पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, 2f पर, और बिल्कुल वस्तु के बराबर। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब इसमें कैसा बना, तीसरा स्थिति, तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। कहाँ बन रहा है जी, तो 2f पर बनता है। आप तीन स्थिति देख लीजिए, बाकी तीन स्थिति अगला फिगर बनाते हैं। अब आइए चौथे स्थिति की तरफ बढ़ते हैं। जब वस्तु कहाँ रखा गया है जी, तो 2f और f के बीच। हम लोग डी नंबर हल करने जा रहे हैं। 2f और f के बीच, यानी कि दोगुने फोकस दूरी और फोकस दूरी के बीच। तो दोगुना फोकस दूरी ये हो गया, फोकस दूरी ये हो गया। यहाँ पर वस्तु रखते हैं। वस्तु कभी भी रखेंगे तो जितना बड़ा लेंस बना है उसे छोटा ही रखेंगे। छोटा रखेंगे तो क्या होगा, तो समानांतर रेखा खींचने में आपको सुविधा मिलेगी। नहीं तो बड़ा वस्तु रखिएगा तो रेखा ऊपर पर चला जाएगा। इसलिए कभी भी वस्तु को इस लेंस से छोटा ही रखेंगे। अब यहाँ से समानांतर किरण लीजिए, सेंटर में लाइए और सेंटर से मोड़िए। कहाँ मोड़ेंगे, तो फोकस पर। एकदम सीधा रेखा खींचना, कहीं टेढ़ा नहीं करना। और दूसरा किरण ले लीजिए, कहाँ से, तो प्रकाशीय केंद्र से। एकदम सीधा रेखा खींचेंगे, कहीं टेढ़ा नहीं करेंगे।
अब ये दोनों किरणें जहाँ मिल रही है वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये किरणें कहाँ मिल रही है, तो ये हो गया, यहाँ पर किरणें मिल रही है। अब देखिए प्रतिबिंब वस्तु से क्या हुआ, वस्तु से बड़ा हो गया, तो प्रतिबिंब हो गया वस्तु से बड़ा। और प्रतिबिंब कहाँ बना जी, तो 2f के बाद बन रहा है, इसका मतलब है 2f और अनंत के बीच बन रहा है। तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा 2f तथा अनंत के बीच। यहाँ किरणें जाकर काट रही है, जब काट रही है तो प्रतिबिंब कैसा है, तो वास्तविक है। किरण जब काटती है तो क्या प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक। अनंत के बीच वास्तविक बनेगा। उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है जी, तो कैसा बन रहा है, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ये हो गया। अब आइए अगला, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु को फोकस पर यहाँ रखते हैं तब क्या स्थिति होता है। फोकस पर जब वस्तु होगा, यहाँ से समानांतर किरण लीजिए, एकदम किरण समानांतर होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। समानांतर लेंगे तभी सही रहेगा। तो समानांतर किरण लिए, तो ये समानांतर किरण आपका फोकस से होकर जाएगा। और एक प्रकाशीय केंद्र से किरण ले लीजिए, ये तो बिना विचलित हुए सीधे निकलेगी। देख रहे हैं, ये किरणें जो है कहीं एक दूसरे को नहीं काटेगी, समानांतर किरणें हैं। तो समानांतर किरणें, जब किरणें समानांतर हो तो कहा जाता है कि ये किरणें कहाँ मिलेगी, या तो अनंत पर मिलती है। कहाँ पर, अनंत पर। समानांतर किरण कहाँ मिलती है, अनंत पर। और अनंत पर मिलेगी तो वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो इस स्थिति में जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर। प्रतिबिंब अनंत पर, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। उल्टा तो बन ही रहा है, उल्टा बन रहा है, और वास्तविक बनता है, क्योंकि किरण वहां जा रही है तो वास्तविक बनेगा। इसके बाद से लास्ट पॉइंट है, यहाँ लिख देते हैं, वास्तविक बनता है। और लास्ट स्थिति है जब वस्तु F यानी कि फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित है। ये आपका फोकस हो गया, ये प्रकाशीय केंद्र हो गया, यहाँ पर वस्तु को रखते हैं तब का स्थिति होती है। तो नियम वही है, समानांतर किरण लीजिए जो फोकस से होकर अपवर्तित होती है, और एक प्रकाशीय केंद्र से किरण ले लीजिए जो सीधे निकल जाती है। अब इन दोनों किरणों को आगे बढ़ाइए, क्योंकि इधर तो किरण ये फैल रही है, इधर किरण के आगे फैल रही है, तो उधर आके कहीं कहीं काटेगी, देखने वाले को लगेगा कि किरण यहाँ से आ रही है। और इस तरह से वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की तरफ ही, वस्तु से बड़ा, सीधा, वस्तु से बड़ा और सीधा बनेगा, क्योंकि ऊपर ही बन रहा है, और आभासी बनेगा। क्या बनेगा, आभासी। तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो है आभासी, आभासी का है या काल्पनिक का है। आभासी क्यों कहते हैं जी, तो यहाँ पर पर्दा पर हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किरण इधर जा नहीं रही है, लग रहा है कि किरण यहाँ जा रही है। तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा तथा वस्तु के तरफ ही बनता है। अब इसमें एक चीज बताना आपको है, बहुत जरूरी चीज है, जो ये आवर्धक कांच या मैग्नीफाइंग ग्लास की बात कर रहे थे, यही स्थिति है ये मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना। जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं
तो प्रतिबिंब जो है वस्तु की तरफ ही बनता है, उधर बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। और इसके लिए दूरी कितना रखा जाता है? वस्तु से इसकी दूरी यहाँ ध्यान से देखिएगा, है ना, तो मुश्किल से कितना है, तो 5 सेमी के आसपास दूरी रखते हैं। वस्तु से 5 सेमी के आसपास दूरी रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है वस्तु से बहुत बड़ा और वस्तु की तरफ ही बनेगा। और इस तरह से हम छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ पाते हैं। आइए अब हम लोग जो है अवतल लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति का अध्ययन करें। तो पहला स्थिति है, अवतल लेंस में वस्तु को रखने का 2 ही जगह है। पहला जगह है कि जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरा स्थिति है कि जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो। तो उस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा? तो पहला स्थिति देखिए, जब वस्तु अनंत पर है तो अनंत पर से आने वाली किरणें हमेशा समानांतर होती है, कई बार बताया जा चुका है। और समानांतर किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस की दिशा में जाती है और इन किरणों को पीछे हटाया जाता है। तो कहाँ पर मिलती है? तो फोकस पर मिलती है। अर्थात प्रतिबिंब फोकस पर काल्पनिक बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है और सीधा बनता है। काल्पनिक इसलिए कहा गया है कि इधर हम इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब भी किरणों के वास्तविक कटान से प्रतिबिंब नहीं बने तो उसको हम कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। यहाँ वास्तविक कटान नहीं है तो प्रतिबिंब का क्या बना? काल्पनिक, सीधा, वस्तु से बहुत छोटा और फोकस पर बनता है। दूसरा स्थिति है जब वस्तु अनंत और लेंस के बीच स्थित हो। वस्तु को हम कहाँ रखे हैं? तो अनंत और लेंस के बीच, अनंत और लेंस या प्रकाशीय केंद्र का है, इसके बीच रखे हैं। इस स्थिति में 2 किरणें लिए, एक समानांतर किरणें लिए जो फोकस की दिशा में अपवर्तित होती है, और दूसरा किरण हमने लिया प्रकाशीय केंद्र से। तो प्रकाशीय केंद्र से जो किरण जाती है वह बिना विचलित हुए आगे बढ़ जाती है। अब जो फोकस की दिशा में अपवर्तित थी उसको पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर किरणें काट रही है और इन कटान बिंदु पर जो ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये प्रतिबिंब जो बन रहा है वस्तु से क्या बन रहा है? छोटा बन रहा है, सीधा बन रहा है और वस्तु की तरफ ही बन रहा है। और जब वस्तु की तरफ बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अतः काल्पनिक बनेगा। तो सब मिला के क्या हुआ? अतः प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा, छोटा तथा वस्तु की तरफ ही एफ और प्रकाशीय केंद्र यानी कि फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनता है। तो यही 2 स्थिति है अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की। अब हमको इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण सूत्र है जिसको हम लेंस सूत्र कहते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। और लेंस सूत्र में बहुत छोटा चीज़ है। सबसे पहले जानेंगे लेंस में, पहले इसको जान लें उसके बाद सूत्र पर चलते हैं। ये क्या है जी? एक वस्तु है जिसको उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच रखा गया है प्रधान अक्ष पर, और वस्तु से 2 किरणें ली गई है। एक समानांतर किरणें ली गई है जो फोकस से जा रही है और एक प्रकाशीय केंद्र से किरणें ली गई है और दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही है। यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है हमारा IB। तो ये वस्तु हो गया और ये क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। एकदम स्पष्ट समझिए, कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वस्तु हो गया और ये प्रतिबिंब हो गया। अब प्रकाशीय केंद्र से दूरी मापते हैं। प्रकाशीय केंद्र से इधर दूरी वस्तु की दूरी हो गई। अब वस्तु दूरी को हम किससे सूचित करते हैं? U से। तो O से, अब देखिए यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो वो हटा दिया जाए, यहाँ दूसरा पॉइंट कर दिया जाए। मान लीजिए कि A यहाँ B करते हैं, AB, अच्छा P कर देते हैं, AP और IB। ओके, तो AP वस्तु हो गया। तो प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी को हम वस्तु दूरी U से सूचित करेंगे और ये किरण के जाने के विपरीत दिशा में है, उल्टा है, इसलिए इसका दूरी क्या लेंगे? माइनस लेंगे। और प्रतिबिंब दाईं ओर बन रहा है यानी कि किरण की दिशा में हम प्रकाशीय केंद्र से जा रहे हैं तो यह दूरी क्या लेंगे? तो प्लस लेंगे और इसको कहेंगे हम प्रतिबिंब दूरी V। और ये इसका फोकस है, तो प्रकाशीय केंद्र से फोकस की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, ये भी प्लस में होगा। तो आप समझ गए कि फोकस दूरी क्या है। अतः प्रकाशीय केंद्र से फोकस की दूरी को फोकस दूरी, प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी को हम वस्तु दूरी और प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को हम प्रतिबिंब दूरी भी कहते हैं।
अब आपका समझ में आ गया होगा कि वस्तु दूरी क्या है, प्रतिबिंब दूरी क्या है, फोकस दूरी क्या है। और प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी में जो संबंध पाया जाता है, ये जो संबंध है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, इसी को हम कहते हैं लेंस सूत्र। लेंस सूत्र किसी भी लेंस के लिए, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, सबके लिए सही है। किसी भी लेंस से वस्तु दूरी या प्रतिबिंब दूरी निकालना हो तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे। बस ध्यान यही रखना है कि जो वस्तु दूरी का चिन्ह है ऋणात्मक, अच्छा है, यहाँ प्रतिबिंब दूरी का चिन्ह, प्रतिबिंब दूरी का चिन्ह यहाँ क्या है, ये भी ऋणात्मक है, तो उसका चिन्ह लगाकर हम प्रश्न को हल करें। यानी कि यू भी एफ का मान कभी भी रखें तो उसका चिन्ह के साथ हल कर रखेंगे, टेंशन हमारा गलत नहीं होगा। यानी कि अवतल लेंस में फोकस दूरी माइनस लेंगे, उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस लेंगे। प्रतिबिंब अगर लेंस के पीछे बनता है तो प्रतिबिंब दूरी प्लस होगा, प्रतिबिंब अगर लेंस के आगे बनता है तो प्रतिबिंब दूरी माइनस होगा, वस्तु दूरी हमेशा माइनस होगा। बस यही चिन्ह योजना के अनुसार दूरी को रखना है और हल करेंगे, हमारा आंसर मिलेगा। अब इसके बाद से हम लोग को पढ़ना है दो चीज़ और रह गया मात्र इस चैप्टर का, एक रह गया आवर्धन और दूसरा रह गया है लेंस का पावर, लेंस की क्षमता। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस का आवर्धन। तो जैसे आप लोग दर्पण में पढ़े थे दर्पण का आवर्धन, वैसे ही लेंस का आवर्धन है, उसमें कुछ नया चीज कुछ नहीं है। आवर्धन क्या है ना, तो आवर्धन से आप पता चलता है कि प्रतिबिंब वस्तु का कितना गुना बन रहा है, और इसके लिए हमारा सूत्र है क्या, तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात। प्रतिबिंब की जितना ऊंचाई होता है उसमें वस्तु को ऊंचाई से भाग दे देंगे, इसे आवर्धन कहेंगे। परिभाषा में पूछता है कि आवर्धन क्षमता क्या है, तो परिभाषा वही लिखेंगे कि किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं, और इसे m से सूचित करते हैं, दूसरा कुछ नहीं है। जैसे ये प्रतिबिंब है, वस्तु है, और ये क्या है, प्रतिबिंब है, तो वस्तु की ऊंचाई हो गया h1, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया h2। अब इसका अनुपात निकाल दीजिए h2/h1, तो हम लिख दिया h2/h1, ये आवर्धन का सूत्र हो गया। अब h2/h1 लिखा गया है, और इस त्रिभुज से देखिए, त्रिभुज ABO और त्रिभुज PQO में दोनों समरूप त्रिभुज है, ये दोनों कोण बराबर है, और ये 90-90 है, तो कोण से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। तो समरूपता से कौन कौन सा कोण समरूपता से यह त्रिभुज समरूप हो गया, इसलिए हम लिख सकते हैं कि लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार, यानी कि v/u। तो h2/h1 के बदले क्या लिख सकते हैं, v/u, और इसलिए हमारा एक सूत्र मिल जाता है आवर्धन का कि v/u, यानी कि प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी, जहाँ u क्या है वस्तु दूरी है और v क्या है प्रतिबिंब दूरी है। तो आवर्धन में आपको परीक्षा में इतना ही लिखना है। अब एक और नया चीज है इसमें जानना है कि आवर्धन का मान कब माइनस आएगा कब प्लस आएगा। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा, तो H2 हो गया माइनस, ये नीचे की तरफ है माइनस, H1 क्या हो गया प्लस। तो प्लस ये माइनस बटा प्लस निकालेंगे तो का मान क्या मिलेगा जी, तो माइनस मिलेगा, और जब माइनस मिला तो प्रतिबिंब कैसा है ये, तो वास्तविक है। यह याद रखना है, बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये, वास्तविक, प्रतिबिंब कैसा मिलेगा वास्तविक। तो जब भी आवर्धन का मान माइनस मिले इसका मतलब है कि प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है, और जब भी प्रतिबिंब का आवर्धन का मान प्लस मिले तो समझना चाहिए कि प्रतिबिंब कैसा है, तो काल्पनिक है और सीधा है, दोनों स्थिति में। ये लेंस के लिए भी सही है और दर्पण के लिए सही है, दर्पण में भी यही सूत्र लगता है, जब भी आवर्धन का मान माइनस मिले समझिए कि प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है, और जब भी आवर्धन का मान प्लस मिले इसका मतलब है प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा है। अगर प्रश्न में लिखता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक है तो सीधे आप m का मान प्लस ले लेंगे, अगर लिखता है कि प्रश्न में प्रतिबिंब जो है वास्तविक है तो सीधे आप m का मान माइनस में लेंगे। बस इतना ही आपको आवर्धन में पढ़ना था। अब आइए लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता क्या है, तो लेंस की क्षमता में
लेंस की क्षमता में चश्मा लगाना भूल गए थे। हाय, लेंस की क्षमता में क्या पढ़ना है? अतः प्रत्येक लेंस का काम है किरणों को मोड़ना। इसका काम है किरणों को मोड़ना। तो जिस मात्रा में किरण को मोड़ता है वही उसकी क्षमता है ना। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण, अभिसरण में जैसे उत्तल लेंस है तो ये किरणों को एक बिंदु पर मोड़ता है। देखिए उत्तल लेंस है, किरणों को फोकस की तरफ मोड़ता है। और वही अवतल लेंस वाला फिगर आप बनाए थे, याद होगा, ये किरणों को क्या करता है तो फैलाता है, बाहर तरफ फैला देता है। इसको हम कहते हैं अपसरण। और वही उत्तल लेंस है तो किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है, अंदर की तरफ मोड़ता है, इसको कहेंगे अपसरण। तो वही कह रहा है किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को, यानी कितना अमाउंट में मोड़ रहा है, कितना डिग्री में मोड़ रहा है ना, उसको हम कहते हैं लेंस की क्षमता। और इसे P से सूचित किया जाता है। और यह होता कितना है तो P बराबर होता है 1/f। लेंस की क्षमता को फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापा जाता है। यानी कि फोकस दूरी मालूम हो 1/f निकाल देंगे तो हमारा उसका लेंस का क्षमता मालूम हो जाएगा। जैसे फोकस दूरी अगर 100 cm है, f का मान 100 cm है, तो क्षमता P बराबर हो जाएगा 1/f, यानी कि 1/100, है ना। अब ये सेंटीमीटर में है, इसको अगर मीटर में बदल दिया जाए, f को किसे बदल दिया जाए, मीटर में, तो यदि f को मीटर में व्यक्त किया जाए तो क्षमता का मात्रक डायऑप्टर हो जाता है ना। और जैसे इसको मीटर में बदल दिए तो 100 में कितना से भाग देंगे मीटर बदलने के लिए, तो 100 से भाग देंगे। अब ये हो गया 1 मीटर। तो f का P का मान कितना हो गया 1/f। अब f का मान हमारा 1 मीटर हो गया, तो 1/1 बराबर 1 d हो गया, 1 डायऑप्टर हो गया। जिस लेंस की फोकस दूरी 100 सेमी है या 1 मीटर है तो उसका क्षमता 1 डायऑप्टर होगा। अब आप डायऑप्टर सुन रहे हैं, क्षमता सुन रहे हैं, आपको लग रहा है कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। जितना भी चश्मा बनवाने आप जाइएगा तो सीधे पूछेगा कि आपका प्लस का पावर लगता है कि माइनस का लगता है। तब समस्या आएगी कि अब डॉक्टर के पास चले, डॉक्टर बताएगा कि प्लस लगता है कि माइनस लगता है, ठीक है। मगर आप अगर इसको पढ़े हैं, बढ़िया समझे हैं, तो आप बता देंगे कि प्लस लगेगा माइनस लगेगा, ठीक है। तो अगर पावर आपका प्लस है, क्या है, प्लस है, किसी व्यक्ति के चश्मे का पावर प्लस है, इसका मतलब है कि उसका लेंस उत्तल है। लेंस कैसा है, उत्तल है। और पावर अगर माइनस है तो लेंस अवतल है। क्यों अवतल है, अभी क्लियर हो जाएगा क्या माइनस वाला अवतल होगा। यहाँ देखिए उत्तल लेंस आपको फिगर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी यहाँ से इधर है, यहाँ फोकस है, यानी कि यहाँ से इधर दूरी जो लेंगे वो प्लस लेते हैं। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है, तो इसका पावर हमारा प्लस में मिलेगा। और अवतल लेंस की फोकस दूरी उल्टा होता है, पीछे होता है, इधर वस्तु की तरफ होता है, यानी कि माइनस होता है, तो इसलिए इसका पावर क्या होगा, माइनस होगा। अब तो क्लियर हो गया होगा कि किसी व्यक्ति का लेंस का पावर अगर प्लस है तो उसमें कौन सा लेंस लगा हुआ है, तो उत्तल लेंस लगा हुआ है। अगर पावर माइनस है तो उसका कौन सा लेंस लगा हुआ है, तो अवतल लेंस लगा हुआ है। अब समझ में आ गया होगा। अब लेंस की क्षमता आपको क्लियर हो गया, पावर क्लियर हो गया, है ना। लेंस को मात्रा क्या है, क्षमता की मात्रा क्या है, डायऑप्टर है। डायऑप्टर कब है, डायऑप्टर कब माना जाता है, या तो फोकस दूरी को मीटर में मापा जाए। अब हम लोग पूरा चैप्टर को पूरे विस्तार से पढ़ लिए, इसमें कुछ बाकी नहीं रह गया। जितना आपका एनसीईआरटी के सिलेबस में था फर्स्ट चैप्टर का सारा पढ़ लिए, है ना। अब लेंस से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, है ना, आपके जो अल्फा एग्जाम एक्सपर्ट बुक है, इस बुक से ही हम चल रहे हैं। तो इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं या आने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों को फिर बारी बारी से हम हल करेंगे। और इस बुक में भी हल किया गया है और इसका आंसर व्याख्या सहित दिया भी गया है, फिर हम इसके बाद हम इसमें हल करेंगे इसी वीडियो में। अब आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो देख रहे हैं इसमें लिखा है, हर प्रश्न के बगल में लिखा है BSEB 2021-2019। यहाँ देखिए BSEB 2021, BSEB 2021, 2021, 2021, 2017। ये BSEB क्या है, तो बिहार बोर्ड के
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2021, बिहार बोर्ड का जो परीक्षा हुआ उसमें ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए थे। और यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोर्ड में ही आएंगे, कंपटीशन में भी आपका आएगा। कोई भी कंपटीशन का परीक्षा देने जाते हैं तो उसमें आएगा। तो ये नहीं कि सिर्फ आप बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, नहीं, आपकी तैयारी जो है उस कंपटीशन के लिए भी हो रही है ना। तो जो छात्र इसको पढ़ रहे हैं, जो भी तैयारी करेंगे, बढ़िया से तैयारी करेंगे कि आने वाले परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करें इसको पढ़ के। तो आइए हम इसको हल करते हैं, है ना। ये सारे प्रश्न आपके अल्फा एग्जाम एक्सपर्ट बुक से ही लिए गए हैं। और इसमें पहला प्रश्न है, तैलीय कागज होता है। तो तैलीय कागज क्या है? तो जब हम अपवर्तन पढ़ रहे थे उसमें सबसे पहले बताया गया था पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो पारभासी पदार्थ की परिभाषा अगर याद होगा तो आपको बताया गया है कि तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच पारभासी पदार्थ हैं। इनसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है, बहुत कम मात्रा में गुजरता है। तो तैलीय कागज क्या होगा जी? तो क्या कहलाएगा उसको? तो पारदर्शक तो नहीं है, अपारदर्शक भी नहीं है, क्या है? पारभासक है, आंशिक रूप से प्रकाश उसके आर पार जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई इकाई क्या है? तो अभी आवर्धन पढ़े थे आप, आवर्धन m बराबर क्या पढ़े थे? आता है H2/H1, अच्छा है V/U। इसमें कहीं नहीं बताया गया था कि मीटर की सेंटीमीटर, यानी कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, यह मात्रक विहीन राशि है ना। तो इसमें मात्रक विहीन लिखेंगे, आवर्धन का कहीं परिभाषा लिखेंगे, उसके सूत्र में कोई मात्रक नहीं लिखा रहता है। तीसरा प्रश्न आइए, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में। तो प्रकाश की चाल के बारे में आपको बताया गया था कि प्रकाश की अधिकतम चाल, सबसे अधिक चाल किसमें होती है? तो निर्वात में होती है, वैक्यूम जिसको कहते हैं, जहाँ कोई वायु भी नहीं हो, कोई पदार्थ नहीं हो। और उसके बाद से प्रकाश की चाल किसमें होती है? तो वायु में होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में होती है, और उतना ही वायु में प्रकाश की चाल हम मानते हैं। उसके बाद से जल में प्रकाश की चाल, है ना। तो जल में प्रकाश की चाल भी लिखाए थे आपको, है ना, कि 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में भी लिखाए थे। तो इसमें देखिए, इसका मतलब क्या है? वायु में अलग है, कांच में प्रकाश की चाल अलग है, जल में अलग है, तेल में अलग होगा, यानी कि भिन्न भिन्न पदार्थों में प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अब इसमें आंसर कौन सा आपका हो जाएगा कि यहाँ कह रहा समान होती है, यहाँ कह रहा भिन्न भिन्न होती है, यहाँ कह रहा है कि और भी दोनों सही है, इनमें से कोई सही नहीं है। क्या आंसर मिलेगा आपको? बोलिए क्या मिलेगा जी? तो भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। जब भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए आपको, तो आप ऐसे नहीं खाली वीडियो देखने के लिए बैठें, क्या करें? कॉपी कलम ले लें, है ना। और यही ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए, वीडियो को रोक दें और तब इन प्रश्नों को अपने से हल करें। हल करने का क्या तरीका है? तो एक का जो सही है, आपको लगे कि ए सही है तो ए लिखे, बी सही है तो बी लिखे, सब प्रश्नों का उत्तर लिख लीजिए। और उसके बाद जब हम हल कर रहे हैं तो उससे मेल कीजिए, है ना, कि कितना आपका सही हो रहा है ना। अगर 100% सही हो रहा है तो समझिए कि आप 100% किसी कॉम्बिनेशन में सफलता पाएंगे। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। अभी प्रश्न बताए थे कि सबसे ज़्यादा चाल किस में होता है? तो निर्वात में, और उससे थोड़ा सा कम वायु में होता है। तो कौन ज़्यादा होगा जी? कौन आंसर होगा? किस में ज़्यादा स्पीड होगा प्रकाश का? तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगी? कम होगी, ज़्यादा तो नहीं होगी। सबसे ज़्यादा तो किस में होता है? निर्वात में होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया कम। अगला क्वेश्चन 5, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है। याद कीजिए जो लेंस का फिगर बनाए थे हम लोग, एक इधर भी एफ लिखे थे और इधर भी एफ लिखे थे। क्या भाई दोनों तरफ एफ लिखा जाता है जी। अतः लेंस जो है बिल्कुल जो है क्या होता है? पारदर्शी होता है। ध्यान से देखिए, इधर से भी प्रकाश इधर आ सकता है और इधर से प्रकाश उधर जा सकता है, तो दोनों ओर इसका फोकस होता है ना। तो लेंस में 2 फोकस होते हैं, इधर से किरण जाएगा तो इधर आ जाएगा, अच्छा इधर से किरण आएगा तो उधर मुड़ जाएगा, तो दोनों तरफ फोकस होता है। यानी कि लेंस के कितने फोकस होते हैं? 2। कितना आंसर मिला आपको? 2। तो इसमें आंसर हम ये देंगे 2। छठा क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है।
हमने आवर्धन पढ़ा था कि आवर्धन m बराबर h2 बटा h1 v बटा u, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। यानी कि वहाँ यह नहीं लिखा गया, यह नहीं बताया गया है ना कि हम आवर्धन अवतल लेंस का निकाल रहे हैं कि उत्तल लेंस का निकाल रहे हैं। वास्तविक बात यह है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात निकालेंगे। इसमें बताए थे हम कि अगर माइनस आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक है, और प्लस आता है तो प्रतिबिंब काल्पनिक है। m का मान माइनस आ गया तो प्रतिबिंब वास्तविक है ना, और माइनस आ गया तो प्लस आ गया तो काल्पनिक। तो ये बताया गया, इसमें लेंस नहीं बताया गया। यानी कि यह सूत्र उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो सबके लिए क्या है, सही है। और आवर्धन का मान होता कितना है, तो h2 बटा h1 या v बटा u। तो आपका आंसर ये हो गया 100। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? किस पदार्थ से लेंस नहीं बन सकता है? तो आपको बताया गया था कि लेंस वह पारदर्शी पदार्थ है जो दो पृष्ठों से घिरा होता है और उसमें दोनों में से कम एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ क्या हो, तो गोलीय हो। तो बीच में कौन सा पदार्थ होना चाहिए, तो पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके। तो इसमें कौन सा पदार्थ है जिसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं? तो जल के आर पार देख सकते हैं, कांच के आर पार देख सकते हैं, प्लास्टिक के आर पार देख सकते हैं। प्लास्टिक भी पारदर्शक होता है, मिट्टी के आर पार हम नहीं देख सकते हैं। तो मिट्टी ही ऐसा पदार्थ है जिसका लेंस हम नहीं बना सकते हैं। तो आंसर वही होगा, है ना। और ये तीनों के आंसर ठीक है। आइए अब इन प्रश्नों को हल करते हैं। अब ये प्रश्न जो बोर्ड पर दिए गए हैं, 5 प्रश्न हैं आपके, और इसमें पांचों में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो हमने इस वीडियो में नहीं बताया। जैसे देखिए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? अब प्रश्न आ गया शब्दकोश। तो शब्दकोश तो जानकारी आपकी होगी, डिक्शनरी जिसको कहते हैं। और डिक्शनरी में छोटे छोटे अक्षर होते हैं, और छोटे अक्षरों को बड़ा अक्षर देखने के लिए इसी का प्रयोग करते हैं जी, आवर्धक लेंस का। और इसको कितने दूर पर रखा जाता है जी, इस है ना, तो बताए थे कि बहुत नज़दीक, है ना, नज़दीक रखते हैं। कितना पर, याद कीजिए, 5 सेमी पर। कितना बताए थे, 5 सेमी पर, है ना। तो 5 सेमी की फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। ये हमारा आंसर हो गया, 5 सेमी की फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ये भी ध्यान रखना है, ये जो होता है उत्तल लेंस होता है, अवतल नहीं होता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? फोकस दूरी ये तो कई बार बात हुआ है कि इधर पीछे जाएंगे तो धनात्मक और आगे जाएंगे तो ऋणात्मक। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पीछे होती है। ये क्या होगा, धनात्मक होगा। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, आगे होती है। तो क्या आंसर हो गया हमारा जी, तो उत्तल लेंस हो गया। अब आइए 21 नंबर प्रश्न, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अपसारी और अभिसारी दो बताया गया था आप लोगों को। अपसारी लेंस जो किरणों को क्या करता है, फैलाता है, और अभिसारी का मतलब एक बिंदु पर मिलाता है। तो एक बिंदु पर मिलाने वाला लेंस कौन सा लेंस है जी, तो उत्तल है, यानी कि अभिसारी है। शुरू में बताया गया था अभिसारी और अपसारी। तो इसमें कह रहा है कौन सा लेंस अपसारी है, यानी कि किरणों को फैलाने वाला कौन है, तो कौन सा लेंस होगा आपका, तो अवतल लेंस होगा। उत्तल लेंस अभिसारी है, तो ये आपका आंसर हो गया अवतल लेंस, अपसारी। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है, आइए फिगर देखते हैं। एक उत्तल लेंस, छोटे बना रहे हैं, एक उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और कहाँ, एक उत्तल लेंस जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है, फोकस और लेंस के बीच यहाँ पर वस्तु रखते हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसके लिए क्या करेंगे, तो समानांतर किरण लेंगे, और समानांतर किरण किस दिशा में जाएगा, तो फोकस के दिशा में जाएगा। ये बिल्कुल एक ये पॉइंट तो भूलना नहीं है, समानांतर किरण किधर जाएगा, तो फोकस के दिशा में। और अब यहाँ से एक प्रकाशीय केंद्र से किरण ले लीजिए, देखा ये फैल रहा है, इधर आके दोनों आके कहाँ मिलेगा,
इधर मिलेंगे और इधर प्रतिबिंब इसका बनेगा। तो कैसा बना प्रतिबिंब? काल्पनिक बना, वस्तु से बड़ा बना, सीधा बना, वस्तु से आगे बना। सीधा कि उल्टा? प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है? सीधा दिख रहा है, वस्तु ऊपर की तरफ खड़ा है, ऊपर की तरफ। तो प्रतिबिंब क्या हो गया? काल्पनिक और सीधा हो गया। वास्तविक नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसको पर्दा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। जब वस्तु अनंत पर आती है, जब वस्तु बहुत दूर हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब जो है बनता है। कहाँ बनता है? तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है जी? तो अनंत वाला कितना फिगर आप बनाए हैं? क्या बताया गया है कि अनंत से आने वाली किरणें क्या होती है? तो समानांतर होती है। अगर लेंस ले लें, समानांतर किरणें आती है और ये फोकस हो गया। सब समानांतर किरणें कहाँ मिलती है? कई बार ये बताया गया है। कहाँ मिलती है? फोकस पर। तो अनंत वस्तु रहती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो फोकस पर। कन्फर्म हो गया? हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इसको 35 नंबर में आपको क्या दिया है? अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी f क्या होता है? ये तो माइनस में होता है, तो -20 cm। और क्या निकालना है हमको? क्षमता निकालना है। तो क्षमता निकालने के लिए इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो -20/100, ये मीटर में हो गया। 100 से भाग देंगे, मीटर में हो जाएगा। अब ये 20/100 यानी कि हो गया -1/5। ये मीटर में बदल गया हमारा f का मान। छोटा f लिखेंगे, फोकस दूरी को छोटा f से लिखते हैं। अब क्या किए? तो क्षमता निकालना है। क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। 1/-1/5 उलट के गुणा कर दीजिए। 1/5/-1 यानी कुल मिला के -5 डी आंसर हो गया आपका। तो -5 डी कहाँ दिख रहा है? आती है। आप पढ़े भी हैं कि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। हमारा आंसर सही हो गया। यहाँ देखिए, एक लेंस की क्षमता दिया -2D, -2D दिया है। 36 नंबर क्वेश्चन में यहाँ दिया है P बराबर -2D, यानी कि -2 मीटर का पावर -1 होगा। मीटर में होता है, यानी कि 1/f बराबर -2 m का पावर -1। यहाँ से f बराबर क्या हो गया? f जाएगा वहाँ पर तो 2 चलाएगा नीचे, -2। अब ये हो गया मीटर में। अब इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे? तो 100 से गुणा कर दीजिए, 2 से कट जाएगा, बराबर -50 cm। ये आंसर हो गया फोकस दूरी, -50 cm है ना। और क्या मीटर में पूछ रहा है, तो -2D होगा तो नहीं, -0.5। तो हाँ, तो ये मीटर में सेंटीमीटर में है ना, तो मीटर में बदल दीजिए इसको। -50/100 तो 0 हो गया। अब -0 यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 5 मतलब जाएगा, -0.5। ये मीटर में आपका हो गया। ये आंसर हो गया आपका डी। इसके बाद से आपका प्रश्न रह गया कितना? 35 नंबर। 35 नंबर में तो लेंस की क्षमता का व्यक्त किया जाता है। तो लेंस की क्षमता का सूत्र पढ़ाएंगे कि P बराबर 1/f अभी लिखे थे, यानी कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम। P बराबर क्या होता है? 1/f होता है, यानी कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम हो गया। तो ये आंसर आपका मिल गया। और 39 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। अपवर्तनांक का परिभाषा याद कीजिए, है ना। अपवर्तनांक क्या होता है ना। तो किसी प्रकाश के खास रंग के लिए तथा किन्हीं दो खास माध्यमों के लिए आपतन कोण का ज्या या साइन तथा अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात को क्या कहते हैं? हम अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि म्यू बराबर sin i/sin r। sin i/sin r कहाँ है? ये है, ये भी आंसर हो गया। अब जो है इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उसको हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा, और हमारे अल्फा एग्जाम एक्सपर्ट बुक में भी जो है इन सभी प्रश्नों का उत्तर व्याख्या सहित दिया गया है। अब जहाँ भी कमी हो, लगता है कि नहीं समझ में आ रहा, तो फिर दोबारा वीडियो देखिए, दोबारा प्रश्न को पढ़िए, ना समझ में आने वाला कुछ नहीं रह जाएगा। अब
ये पहला चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब मिलते हैं दूसरे चैप्टर में नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। धन्यवाद।